Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is A Farewell to Arms और हॉरर ऑफ लव एंड वॉर। तो ये जैसा कि नावल के अब इतने क्वेश्चन भी हमने इसके कर लिए, समरी भी कर लिए, तो अब तक तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये पूरी जो नावल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, ये नावल जो है वॉर और लव के बारे में ही है। तो इसके अलावा इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको वैसे तो करवा दिया, टाइटल वाला क्वेश्चन वही वाला मटेरियल आप जो है अगर ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसी को आप टाइटल में भी यूटिलाइज कर सकते हैं और भी किसी काफ़ी तरह से आप कुछ क्वेश्चन जो आए ना तो उसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ द नावल फेयरवेल टू आर्म्स पॉइंट्स टू द टू इंटरप्रिटेशंस के इसके बारे में जो है ना दो जो हैं वो बातें की जाती हैं, ये दो इंटरप्रिटेशंस कायम की गई हैं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली जो मिसाल है, इट इज़ द प्रोटोगनिस्ट फ्रेडरिक हेनरीज फेयरवेल टू वॉर। कि पहला ये इसको नाम फेयरवेल इसलिए रखा है, फेयरवेल किसे कहते हैं, किसी चीज़ को गुड बाय कहना, अल्लाह हाफिज़ कहना, सी ऑफ कह देना। तो ये जंग में वो जो है हेनरी, वो जंग को सी ऑफ कहते हैं, जंग को फेयरवेल कर देते हैं। द वेपन्स द मशीनरी ऑफ वॉर, के वो हथियारों को, जंग के जो औजार होते हैं उन सबको जो है अल्लाह हाफिज़ बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड इज़ हेनरीज फेयरवेल टू हिज बिलव्ड कैथरीन बर्कले। और दूसरी तरफ जो है ये कहा जाता है कि इसका नाम फेयरवेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हेनरी जो है अपनी बिलव्ड को है कैथरीन को जो है फेयरवेल करता है, जो कि बच्चे की पैदाइश के दौरान जो है वफात पा जाती है। द टाइटल दस पॉइंट्स टू डिफरेंट पार्टिंग ऑफ वेज फोर्स ऑन हैंनरी, के दो तरह के हैंनरी की सिचुएशंस को जो है ये टाइटल सुजेस्ट करता है। वन अकरिंग एज द क्लाइमैक्स ऑफ द नावल एंड द अदर एज अ इन्वेटिबली डिनाउंसमेंट, के एक जो तो यानी कि जब नावल का बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स भी होता है कि जब उसको जो है वो अपनी मोहब्बत की खातिर, अपनी ज़िंदगी की खातिर वो सारी चीज़ें जंग को छोड़ दे के जो है वो कैथरीन के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए दूर जो है दूर दराज जाके बसर करने लगता है अपनी ज़िंदगी। और दूसरा उसकी लाइफ में एक बाय लक जो है ऐसा टर्न आता है जो उससे सब कुछ छीन लेता है। बोथ आर सिग्निफिकेंट फॉर बीइंग द क्रक्स बिहाइंड द रेवलेशन ऑफ हेमिंग्वेज फिलॉसफी दैट अ मैन कैन मेन नेक्स्ट डेथ एनीवेयर। तो इसमें जो है ना हेमिंग्वे की फ़िलासफ़ी भी है कि इंसान जो है ना जितना मर्जी मौत से बचना चाहे, उसे मौत से जो है वो जो वक्त मुकर्रर होता है उस पर आनी ही होती है। इज़ अ वर्ल्ड स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल वैल्यूज एंड अ मैन इज़ कंट्रोल्ड बाय अ फोर्स, कि इंसान का अपनी ज़िंदगी पे कोई बस नहीं, कोई जोर नहीं चलता, उसको जो है हर चीज़ जो है जो उसके मुकद्दर में लिखी गई है उसी के ज़रिए जो है उसको उसका फेट जो है उसको कंट्रोल करता है। वन हैज़ लर्न टू टॉलरेट एंड लिव विद इट, और हर इंसान को ज़िंदगी में अपने मुकद्दर के जो है मुताबिक उसको जो है सारी सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है फेडरिक्स इन्वॉल्वमेंट विद वॉर। अब वो यानी जंग में जो है जंग के बारे में उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, किस तरह से वो जो है जंग में पार्टिसिपेशन करता है। फेडरिक हेनरी द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल इज़ कंसर्न विद टू थिंग्स। उसका जो है जो कंसंट्रेशन है वो दो चीज़ों पे होता है। वन इज़ द वॉर, हेयर द वर्ल्ड वार वन, कि जब वर्ल्ड वार वन चल रही होती है तो वो जंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। ही इज़ पार्टिसिपेटिंग एज एन अमेरिकन सर्विंग द इटालियन आर्मी एज लेफ्टिनेंट इन द एम्बुलेंस यूनिट। अब क्या करता है कि उसकी जो जॉब ड्यूटी ये होती है कि वो इटालियन आर्मी में एक ऑफिसर के तौर पे, एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे वर्किंग कर रहा होता है। द अदर एस्पेक्ट इज़ कैथरीन ब्रैकले एन इंग्लिश नर्स। और दूसरा उसका जो कंसर्न होता है वो एक इंग्लिश नर्स के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। होम ही मीट्स इन द इटालियन वॉर फ्रंट, जो जिससे उसकी मुलाकात इटालियन वार के फ्रंट में हुई थी। नथिंग इज़ एवर क्लियरली स्पेसिफाइड वाई ही जॉइंस द आर्मी एंड डज द वार, लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि वो आर्मी को या वार को क्यों ज्वाइन करता है। हिज एटीट्यूड टू वॉर इन द बिगनिंग इज़ वेरी कैजुअल। उसका जो वॉर के बारे में, जंग के बारे में जो शुरू में रवैया होता है वो बहुत ही कैजुअल सा होता है। ही हैज़ नो आइडियल्स एंड नो कमिटमेंट, उसने कोई जो है कमिटमेंट, कोई वादा इस तरह की चीज़ नहीं की होती। फॉर हिम इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर जॉब, मतलब वो सिर्फ एक जॉब की तरह इसको कर रहा होता है। एंड द वॉर डज नॉट रियली कंसर्न हिम, यानी उससे जो है एक कोई खास लेना देना नहीं होता जंग के साथ, लेकिन फिर भी वो उसको सर्व कर रहा होता है। ही इज़ अ नॉन कॉम्पिटेंट एंड सिंस ही इज़ अवे फ्रॉम द रियल फाइटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वॉर डज नॉट बॉदर हिम मच, कि जंग वो जीत जाते हैं, हार जाते हैं, वो ये चीज़ें उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती। ही न्यू ही वुड नॉट बी किल्ड, वो जानता था कि वो नहीं मारा जाएगा। एंड टू हिम द वॉर वॉज नॉट मोर डेंजरस दैन द वॉर इन द मूवीज़, और उसको ऐसा लगता था कि ये जो मूवीज़ में जो जंग दिखाई जाती है ना वो रियल वॉर से इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। हाउएवर ही ऑल्सो विशेज़ इट ओवर। इसके अलावा उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि ये जंग जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। ही डज़ नॉट रियली एंजॉय बीइंग इन द मिडस्ट ऑफ वॉर, और इसके अलावा वो जंग के जो में ड्यूटीज़ परफॉर्म करना या फिर लड़ना, ये सारी चीज़ें उसको जो थी बहुत डिस्गस्टिंग लगती थी। लेटर ऑन इट इज़ एविडेंट दैट ही इज़ अ कॉन्शियस मैन, बाद में कॉन्शियस मैन, बाद में उसको ये भी जो है काफ़ी एग्जांपल से ये पता चलता है कि वो कोई जो है इतना जंग से लगाव रखने वाला आदमी नहीं था। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली एंड इज़ एवर रादर इज डिसअपॉइंटेड दैट ही वाज नॉट इंडिस्पेंसिबल टू यूनिट रादर अंडर द हिम। इसके अलावा वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने ऑब्लिगेशंस को बहुत ही जो है
फेथफुली जो था परफॉर्म किया करता था। ऑन द अदर हैंड लाइफ इज़ फ्लिंग फॉर हिम, ही इज़ हैविंग गुड टाइम इंडल्जिंग इन वाइन एंड वुमेन। अब वो इसके अलावा ज़िंदगी जो थी ना उसके लिए एक वो जो है बेड ऑफ रोजेज की तरह थी। वो बहुत सा अपना वक्त शराब नोशी में और औरतों में गुजारा करता था। और एट्रोसिटीज एंड द रियलिटी ऑफ वॉर आर नॉट हिज कंसर्न एंड ही इज़ हार्डली एक्विटेड विद द ब्रूचल हॉरर एंड डिस्पेयर ऑफ वॉर। आगे देखिए, फेसिंग द ग्रिमनेस ऑफ वॉर हॉरर, हेनरी इज हाउवर ड्रॉन टू रियलाइजेशन ऑफ ग्रिमनेस ऑफ वॉर। अब उसको जो है वो जंग के बारे में बहुत सी चीज़ें उसने फेस की होती हैं, उसको इंजरी भी हुई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इनकाउंटर्स अ मैन, उसका एक जो है एक आदमी से मुलाकात होती है, हु हैड डेलिबरेटली वांटेड हिमसेल्फ टू गेट अवे फ्रॉम द फ्रंट, जिसने खुद को जख्मी कर लिया था ताकि वो फ्रंट से जो है दूर भाग सके। लेटर हिमसेल्फ इज़ वेरी सीरियसली वांटेड, बाद में उसको खुद भी जो है वो जख्मी हो जाता है। हिज विटनेस हॉर्ड्स ऑफ अदर वांटेड सोल्जर्स इन द हॉस्पिटल एंड ही सीज वन ऑफ हिज ड्राइवर्स डाइंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। इसके अलावा फिर वो जंग के बहुत ही ऐसे तासुरात देखते हैं कि वो एक ड्राइवर को जो है अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं। द पिक्चर ऑफ द सोल्जर ब्लीडिंग ऑफ डेथ, यानी उस सिपाही की तस्वीर, उसका खून का बहना, ये सारी चीज़ें उसको बहुत खौफनाक लगती हैं। ही आल्सो कम्स टू नो दैट थाउजेंड ऑफ सोल्जर किल्ड इन द वार। उसे ये भी पता होता है कि हज़ारों लोग जो हैं वो जंग में मारे जाते हैं। ही आल्सो कम्स फेस टू फेस विद द मैन डिस्पर्स्ड एंड ऑलमोस्ट ब्रोकन बाय द वार, नेमली द ऑफिसर्स एट द फ्रंट एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द हॉस्पिटल आरिड रिनाल्डी एंड प्रीस्ट। और जब वो जो है फ्रंट से वापसी पे आता है तो तब भी वो उसे ये बात पता चलती है कि बहुत से लोग जो हैं वो जंग की वजह से जो है तबाही का या अमवात का शिकार हो रहे हैं। फेयरवेल टू आर्म्स, इट इज़ एट दिस मोमेंट दिस हेनरी बिड्स फेयरवेल। अब ये वो लम्हा होता है जब जो वो फेयरवेल कर देता है जो है वॉर को, जंग को अल्लाह हाफिज़ बोल देता है। टू स्केप डेथ, मौत से बचने के लिए ही प्लग्स इनटू द टिगलमेंटो रिवर एंड फ्लीज फ्रॉम द आर्मी। वो जो है आर्मी से भाग निकलता है, एक जो है रिवर में कूद पड़ता है। द बैटल पुलिस द वॉर, और ये तमाम चीज़ें वो छोड़ देता है। ही हैज़ डिजर्टेड द आर्मी, उसने जो है जंग आर्मी को फोर्स को छोड़ दिया है। हेनरी एट दिस मोमेंट बिड्स फेयरवेल टू आर्म्स इन द सेंस ऑफ वॉर, कि अब उसने आर्म्स को, हथियारों को जो है जंग की सूरत में जो है अल्लाह हाफिज़ बोला है। ही इज़ आउट ऑफ द वार, अब वो जंग से बाहर है। ही हैज़ नो मोर एंगर और ऑब्लिगेशन, अब उसको मजीद कोई गुस्सा या कोई उसके फ़राइज़ नहीं है जंग को लेके। बोथ ही हैज़ बिन वॉश्ड अवे व्हेन ही जंप्ड इनटू द व्यू, कि जब वो ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छोड़ आया है। ही इज़ थ्रो दैट इज़ ही इज़ फिनिश्ड विद द वॉर एंड ही विशेज़ द इटालियन आर्मी एंड द मिलिट्री पुलिस ऑल द लक। अब वो क्या है कि सारी चीज़ें उसने बहुत पीछे छोड़ दी हैं, उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ही नाउ वांट्स टू कम्प्लीटली फॉरगेट द वार, अब वो ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जंग नाम की कोई चीज़ ना हो। एंड थिंक्स ओनली ऑफ कैथरीन टू बी एंड बी विद हर, अब वो सिर्फ और सिर्फ कैथरीन को चाहता है और ये चाहता है कि हमेशा उसी के साथ रही। हैज़ अ मेड द सेपरेट पीस, वो एक अलहदा पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है। दस टू वार्ड्स द मिडल ऑफ द नॉवल फेडरिक हेनरी द प्रोटैगनिस्ट हैविंग कम टू द रियलाइजेशन ऑफ वॉर द हार्ड वे बिड्स फेयरवेल टू द वॉर। अब क्या है कि उसका ये जो प्रोटैगनिस्ट है ना, उसने सबसे पहले तो फेयरवेल जो है वो वॉर को बोल दिया है। थो ही इज़ हॉन्टेड बाय गिल्टी फीलिंग्स अबाउट द वॉर एंड ही इज़ डिसर्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब क्या है कि उसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो वॉर के जो साइड इफेक्ट हैं उसके सामने आते रहते हैं, उसकी हॉरर सिचुएशंस जो है वो देखता है, तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत डिस्कस करती हैं और वो सब छोड़ निकलता है। ही हैज़ नो विश टू गो बैक टू द वार, वो कभी जंग के लिए वापस नहीं जाना चाहता। ही वॉन्ट्स नथिंग टू डू विद वार एनी मोर, अब वो मजीद जंग नहीं लड़ना चाहता। ही डज़ नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट इट, ना ही वो इसके बारे में बात करना चाहता है। Henry's involvement with love, Henry's love affair with Catherine follows a similar pattern of development as in the case of war। अब जैसा कि उसका जो है जंग के बारे में तासुरात थे, ऐसे ही कुछ कैथरीन के बारे में है। ही मीट्स कैथरीन थ्रू रिनाल्डी, अब उसकी मुलाकात जो है कैथरीन से रिनाल्डी के थ्रू होती है। एन इटालियन सर्जन जो कि इटली का एक सर्जन है, एंड हिज रूममेट एट द फ्रंट, और एक उसकी रूममेट के ज़रिए। एट फर्स्ट ही वॉज वेरी कैजुअल एटीट्यूड टुवार्ड्स हर, शुरू में उसका जो उसके साथ रवैया होता है ना बहुत ही आमियाना होता है। ही गोज़ टू सी हर ओनली बिकॉज इट वॉज बेटर दैन गोइंग टू गर्ल्स इन द ऑफिसर्स ब्रदर्स एंड इट वॉज बेटर ऑप्शन। अब वो उससे मिलने के लिए इसलिए जाता है कि उसे लगता है कि यानी जो है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इट इज़ ऑल्सो मोर सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन दैट ही इज सीकिंग फ्रॉम कैथरीन। इसके अलावा वो जो है ये जो हेनरी होता है ना, ये अपनी लस्ट पूरी करने के लिए पहले भी बहुत सी फीमेल्स के साथ जो है सेक्शुअल रिलेशन कायम कर चुका होता है। ये चीज़ जो है वो कैथरीन से भी चाह रहा होता है फ्रॉम एवरीथिंग द रिलेशनशिप, और वो हर उसके रिश्ते से उसके रिलेशनशिप से हर चीज़ हासिल करना चाहता है। कैथरीन इज़ अ गेम लाइक अ गेम ऑफ कार्ड्स लाइक ब्रिज वेयर वन प्लेट फॉर स्टेक्स, यानी वो उसके साथ फिलहाल जो है गेम खेल रहा होता है, उसके साथ टाइम पास
क्रॉस करने की कोशिश करता है। ओनली ही डिड नॉट नो व्हाट द स्टेक्स, पर उसको ये नहीं पता होता कि उसकी ज़िंदगी जो है वो क्या टर्न लेगी। ओवर ऑल दिस चेंजेस ग्रेजुअली वन इवनिंग द सडनली फील्स एम्प्टी एंड लोनली एट बीइंग अनेबल टू मीट हर। लेकिन एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो कुछ अर्सा के लिए जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो उसको उनको ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के बगैर खुद को बहुत खाली महसूस कर रहे हैं, बहुत खोखला महसूस कर रहे हैं। लेटर इन द मिलान हॉस्पिटल ही एडमिट्स, बाद में जो जब उसको इंजरी होती है, उसको चोट लगती है, तो मिलान के हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ही हैड नेवर वांटेड टू बी इन लव विद कैथरीन, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कैथरीन के लव में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा और एनीवन या किसी से भी वो मोहब्बत करेगा। एंड हाउ ही हैड नॉट रियली फॉलन इन लव विद कैथरीन, उसको भी यकीन नहीं आता कि वो उसे कैसे कैथरीन से मोहब्बत हो जाती है। फ्रॉम दिस पॉइंट हिज लव स्टिल बेस्ड ऑन सेक्शुअल एंड कार्नल प्लेयर। अब स्टार्ट में उसका जो लव होता है वो लस्ट टाइप का होता है, सेक्शुअल प्लेयर्स चाह रहा होता है, डिवेलप मोर टुवर्ड्स आर स्पिरिचुअल काइंड एज डिफाइंड बाय द प्रीस्ट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो एक स्पिरिचुअल लव में चेंज होता है, जो हो जाता है, और वो बाय हार्ट उससे मोहब्बत करने लगता है। ड्यूरिंग दिस स्टे टुगेदर इन द हॉस्पिटल इन मिलान, हेनरीज लव फॉर कैथरीन ग्रोज टू द एक्सटेंट दैट ही वांट्स टू मैरी हर बिकॉज ही केयर्स फॉर हर एंड इज एंशियस ऑफ व्हाट माइट हैपन इफ समथिंग हैपन टू हिम। लेकिन बाद में जब उससे मोहब्बत करने लगता है तो उनकी मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकते, उससे शादी करना चाहता है, उसके लिए बेचैन रहता है, उसका ख्याल रखता है और इस बात को सोच के परेशान होता है कि अगर वो नहीं होगा तो कैथरीन का क्या होगा। हाँ, ओवर फुल कमिटमेंट इज स्टिल इन डाउट, लेकिन अभी तक ये पूरी जो कमिटमेंट है अभी तक जो है इसमें शक शुबे में पड़ी होती है। बिकॉज ही सेज डैट व्हेन कैथरीन रिफ्यूज टू मैरी हिम एज ही वाज रियली ग्लैड। लेकिन क्योंकि जब उसको पता चलता है कि कैथरीन जो है ना उसको पहले स्टार्ट में उसे शादी करने से इनकार कर देती है। लेटर अगेन ही एडमिट्स हाउ कैथरीन ऑलवेज मेड अ होम ऑफ वेयर एवर दे वर एंड ही ऑल्सो फेल्ट फेंट एंड लविंग हर टू मच। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो उससे किस हद तक मोहब्बत करती है। ही हैड ट्रूली कम टू रियलाइज वॉर एंड बीन फुल इन्वॉल्व विद इट ड्यूरिंग द ट्रीट। फिर वो क्या करता है कि उसने जंग उसकी खातिर जंग को छोड़ के जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के कैथरीन के पास आ जाता है। उसके साथ जो है वो स्विट्जरलैंड भाग जाता है, उसके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता है। सो नाउ हेनरी इज ट्रूली इन लव विद कैथरीन, ही थिंक्स ऑफ कैथरीन एज ही फ्लीज फ्रॉम द आर्मी। और वो क्या करता है कैथरीन के ख्यालों में, कैथरीन की खातिर वो आर्मी को छोड़ देता है एंड कम्स स्क्रेटिंग टू हर, और उसके पास आ जाता है एज दे आर रीयूनाइटेड। फिर वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। दे शेयर अ हैप्पी टाइम टुगेदर एंड अगेन इन रनिंग अवे टू द स्विट्जरलैंड विद अ कंप्लीट अ टोटल फेयरवेल टू द आर्म्स। फिर वो क्या करते हैं, वो हमेशा के लिए इकट्ठे रहने लगते हैं और वो स्विट्जरलैंड भाग जाते हैं और वहाँ पे जाके एक अच्छा जो है वो वार को जो है ना कंप्लीट फेयरवेल करके एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं इन द माउंटेन्स ऑफ स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में द लीड एन आइडलिक लाइफ। और वो एक जो है ना एक लक्ष्यस लाइफ गुजारते हैं, एक सेटिस्फिकेशन वाली लाइफ गुजारते हैं, कंप्लीटली संबर्ड इन वन अनदर। वहाँ पे सिर्फ वो एक दूसरे के होते हैं एंड टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया से दूर चले जाते हैं। हाउएवर दे हैव टू कम बैक इन टू द मिडस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ टाइम ऑफ कैथरीन डिलीवरी अप्रोचेज। लेकिन उनको इस दुनिया के जो है ना इस दुनियावी दुनिया से मिलने के लिए दोबारा एक दफ़ा फिर आना पड़ता है। जब कैथरीन की डिलीवरी का टाइम होता है, दे लीव देयर माउंटेन आइडल, वो पहाड़ों की ज़िंदगी को छोड़ते हैं एंड कम टू द लेजोन, और लोजन जो है वापस आते हैं। फेयरवेल टू आर्म्स, अब एक और फेयरवेल होता है जब उसको कैथरीन को छोड़ना पड़ता है। एज कैथरीन गोज इन टू लेबर थिंग्स टेक अ कम्प्लिकेटेड टर्न। अब जो कैथरीन की जो लेबर होती है, उसकी जो डिलीवरी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। शी गोज इन टू अ डिफिकल्ट एंड प्रोट्रैक्टेड लेबर, और उसको जो है ना वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है सिजेरियन करना पड़ेगा। द डॉक्टर अल्टीमेटली रिकमेंड द सिजेरियन, हाउएवर इवन दिस प्रूव्स फर्टाइल एज अ बेबी इज स्टिल बर्न। और ये भी बताया जाता है कि उनका जो बच्चा है वो जो है वो अब डेड है। हेनरी इज सो डिवेस्टेड दैट ही इज नम। हेनरी जो है वो इतना सदमे में होता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने होश ही खो बैठा है। फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीजियस थॉट्स केम इन टू हिज माइंड। पहली दफ़ा जो है, पहले तो वो स्टार्ट में हमें बताया गया था कि एक नॉन रिलीजियस पर्सन होता है, लेकिन तब पहली दफ़ा जो है उसका गॉड पे बिलीव जो है वो बनने लगता है। वो खुदा से दुआ करने लगता है। ही विश डैट द बेबी हैड बीन बैप्टिजाइज्ड, कि वो बच्चे को बचा सके। ही इवन प्रेज टू गॉड फ्रीक्वेंटली डैट ही स्पेयर्स कैथरीन, वो खुदा से दुआ करता है कि वो कैथरीन को बचा ले। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द डॉक्टर्स एफर्ट्स कैथरीन डाइज, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद कैथरीन की जो मौत हो जाती है ड्यू टू वन हेमरेज आफ्टर वन अनदर, के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वो उसको बचा नहीं पाते। एंड हेनरी इज़ लेफ्ट विद नथिंग, और हेनरी के पास कुछ नहीं बचता, ना औलाद ना ही बीवी। ही बिड्स फेयरवेल टू द कैथरीन, और वो जो है कैथरीन को भी फेयरवेल बोल देता है फॉर द लास्ट टाइम, बट इट वाज यूजलेस। लेकिन ये सब कुछ बेकार रह जाता है। इट वाज लाइक सेइंग गुड बाय टू अ स्टैचू, ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी मुजस्मे को जो है गुड बाय कह रहा है। एंड हैविंग सेड गुड बाय टू लव एंड अटैचमेंट ही वॉक्स अवे, और वो उसको गुड बाय कहता है, वो वहाँ से चल पड़ता है। Conclusion, during the course of the novel, Henry comes to both war and love without knowing what is really meant. अब क्या है कि इस नावल में जो है हमें पता चलता है कि किस तरह से जंग और मोहब्बत को उसको फेयरवेल कहना पड़ता है। इसका असल मतलब क्या था। इवेंचुअली ही कम्स टू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज ट्रूथ ऑफ बोथ। हमें जो है स्टोरी के जरिए दोनों ट्रूथ जो है वो अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, पहचान पाते हैं। द रियलाइजेशन ऑफ रिचुअलिटी ऑफ वॉर फोर्सेज हिम टू डिजर्ट द आर्मी। अब क्या है कि वो जंग के जो तासुरात होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो उसको वहाँ से
भागने पे मजबूर करते हैं, एंड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, और उसके फ़राइज़ से भगा के ले जाते हैं। ही फील्स गिल्टी फ्रॉम टाइम टू टाइम बट ही इज़ ग्लैड टू बी अवे फ्रॉम द वार। उसे ये चीज़ पे जो है वो शर्मिंदा करती है, लेकिन वो वहाँ से जाके बहुत खुश होता है। ऑन द अदर हैंड लव इज़ व्हाट ही कम्स टू, लेकिन जिस मोहब्बत को पाने के लिए वो वहाँ से भागा होता है आफ्टर फ्लीइंग द वार, जंग से, However, he is again forced to leave love, लेकिन उसको मजबूरन जो है उस मोहब्बत को भी छोड़ना पड़ता है। एंड वुमन ही लव्ड विद होम ही वाज होपिंग टू लीड एन आइडलिक लाइफ, और वो औरत जिसकी खातिर उसने जंग को छोड़ के ये सोचा था कि वो एक अच्छी लक्ष्यस लाइफ उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगा, एज शी डाइज इन चाइल्ड बर्थ, लेकिन वो बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है। द टू फेयरवेल्स इन द नॉवल एज इम्बॉडीड इन द टाइटल, कि ये टू फेयरवेल्स हैं जिसकी वजह से इसका टाइटल जो है वो फेयरवेल टू आर्म्स रखा गया है। देयर फॉर पॉइंट्स टू हैंडल डिसइल्यूजनमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ हाउ मैन हैज़ टू रियलाइज द फर्टिलिटीज ऑफ लाइफ एंड हाउ ही हैज़ टू लर्न टू बियर विद इट, वन कैन नॉट स्केप फ्रॉम लाइफ, कि किस तरह से इंसान को जो है अपनी लाइफ की रियलिटीज़ का, अपने लक का सामना करना पड़ता है, और कोई भी इंसान अपनी लाइफ की रियलिटीज़ से किसी भी सूरत में भाग नहीं सकता। आई होप सो कि आपको लेक्चर के समझ आ गया। इफ़ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।